Hello everyone, welcome to this lecture. So in this lecture, this is the second lecture in the series where we are discussing about the RPSC English Literature College paper. Okay, so this is in this lecture we'll be discussing, we'll be having a deep analysis of the paper 2 of the RPSC paper. Okay, so this is RPSC Ajmer syllabus for competitive examination for the post of lecturer, English lecturer, Department of English, paper 2. तो in the last lecture I have given you एक brief overview. हमने देख लिया था कि आरपीएससी के पेपर का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस का डिवीजन है, कितनी यूनिट्स हैं, कितने पेपर्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, किस तरह के होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी. तो डिटेल ओवरव्यू अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें, यू विल गेट द लिंक. ओके, और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखें. सो दिस इज़ द सेकेंड वन. ऑल राइट, सो इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग. तो एक ब्रीफ मैंने ओवरव्यू तो दे दिया था आपको कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. इस वीडियो में हम पेपर 2 पे फोकस करेंगे. पेपर 1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. तो पेपर 2 जो होता है उसका सिलेबस में अगेन 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पहली यूनिट है ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस. ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस में हमें क्या करना है, पूरा एज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इंग्लिश लिटरेचर का, वो हमें पढ़ना है. तो इंग्लिश लिटरेचर का एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने रेनेसां से कहा है पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ में जो स्टार्ट किया है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड से स्टार्ट किया है. क्योंकि रेनेसां से अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो बिल्कुल बीच में से घुस जाते हैं हम पढ़ने, तो हमें सिस्टमैटिकली समझ नहीं आता है. तो इसलिए मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ में बिल्कुल स्टार्टिंग के जो पॉइंट है हमारा वो करना शुरू किया. क्योंकि अगर आपको वो बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी ना तभी आप इस चीज़ को बेटर समझ पाओगे. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आप बीच में से घुस के पढ़ना शुरू करो तो आपको समझ आ जाए. तो थोड़ा सा प्लान्ड हमारी स्टडीज़ रहे, इसलिए हमने स्टार्ट किया है ओल्ड इंग्लिश से कि इंग्लिश आई कैसे. जैसे एंगल्स एंड सैक्सन्स थे, वो जर्मैनिक ट्राइब्स थी, वो इंग्लैंड में आई, रहने लगी. फिर फ्रेंच जो कॉन्क्वेस्ट हुआ इंग्लैंड का, उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ इंग्लिश लैंग्वेज पे. फिर लिटरेचर कैसे कैसे डेवलप हुआ. चौसर के टाइम पे कैंटरबरी टेल्स था, उससे पहले बियोवुल्फ नाम से एक एपिक पोएम थी जो बहुत फेमस वर्क है ओल्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड का. ठीक है, तो वो सारा हमने डिस्कस किया, इंग्लिश लैंग्वेज क्या थी, कैसे आई, वगैरह वगैरह. उसके बाद फिर हम ये शुरू करेंगे. फिर रेनेसां, एलिजाबेथन, जैकोबिन मैंने कंबाइन तरीके से डिस्कस करा है क्योंकि ये वन पैरेलल चलते हैं, साथ में चलते हैं एक दूसरे के. ठीक है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि इस टाइम पे क्या क्या ट्रेंड्स थे, क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिनका लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस हुआ, क्या ट्रेंड्स थे, ड्रामा में क्या डेवलपमेंट था, पोइट्री किस तरह की लिखी जा रही थी, सोनेट्स इस टाइम पे लिखे जा रहे थे. ठीक है, व्यात एंड सरे नाम से दो लोग थे जिन्होंने इटालियन सोनेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के सोनेट्स में ट्रांसफ़र किया. ठीक है, उसको अप्लाई किया अपने इंग्लिश मॉडल्स के ऊपर. तो वो सब हुआ. सोनेट्स, ड्रामा, तो इसमें शेक्सपियर के वर्क्स पे काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है. शेक्सपियर के कुछ वर्क्स हैं जिसमें से कि आरपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर हमने फोकस किया है. ठीक है, तो ये हम सारा कवर करेंगे. देन हमारा न्यू क्लासिकल जो है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वो है, वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है पर नेक्स्ट पार्ट हमें रोमांटिक में ले लेंगे. तो इसमें क्या होगा, हमारा 3 पार्ट्स में क्या डिवीजन होगा. इसमें रेस्टोरेशन आ जाएगी, हमारी एज ऑफ जॉनसन आ जाएगी, प्री रोमांटिक जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ये डिवीजन होगा. तो उसको हमने अगस्टिन एज, रेस्टोरेशन एज, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे. 1660 से लेके 1798 तक का जो टाइम है ना वो न्यू क्लासिकल में आता है. ठीक है, उसको हमने डिवाइड करके पढ़ा है क्योंकि इतना लंबा टाइम है. 1660 से 1798 ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा का टाइम है. तो पूरी 1 सेंचुरी एक ही लेक्चर में कवर करना इज़ नॉट सजेस्टेबल. तो इसलिए हमने उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. फिर इन डिटेल हमने अलग अलग ट्रेंड्स पढ़े कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे. खैर, इस टाइम पे रेस्टोरेशन एज जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इंग्लैंड की पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए. तो ओलिवर क्रॉमवेल कैसे आए थे इंग्लैंड में, देन उसके बाद कैसे मोनार्की को थ्रो कर दिया था उन्होंने, चार्ल्स वन को उन्होंने बिहेड कर दिया था. उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल को कैसे डाउनफॉल हुआ उनका, वापस से रेस्टोरेशन हुआ मोनार्की का इंग्लैंड में. उसके बाद ऑरेंज किंगडम ऑफ ऑरेंज था 1688 में. रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड जो कि साइंस के डेवलपमेंट के लिए थी वो उस टाइम पे फॉर्म हुई. तो ये सारे चेंजेस इस टाइम पे हो रहे थे. इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ड्रामाज जो थे, थिएटर्स जो थे वो बंद हो गए थे. तो वो सारे जो डिस्कशन है वो हमने इसमें करने हैं. ठीक है, फिर 1700 से 1740 तक की जो एज है वो हम पढ़ेंगे अगस्टिन एज के अंडर. फिर उसके बाद प्री रोमांटिक्स आ जाता है जिसको हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं. ठीक है, वो हम 1798 तक पढ़ेंगे. तो क्या लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, राइटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जर्नलिज्म इस टाइम पे इवोल्यूशन होना शुरू हो गया था क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा कॉमन वो हो गया था. तो न्यूज़पेपर्स लिखने लग गए थे, तो जर्नलिस्टिक राइटिंग का भी ट्रेंड चालू हो गया था. तो ये सब सारे डिस्कशंस हैं, ये हम इस एज में कवर करेंगे. ठीक है, फिर रोमांटिक हमारा आ जाता है 1798 से लेके 1837 तक का.
ठीक है। 1837 1798 से 1837 रोमांटिक एज जो हमारी आ जाएगी, उसमें हम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, शेली, लॉर्ड बायरन, ले हंट, सदे एक्सेट्रा इन सारे राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरऑल की रोमांटिसिज्म होता क्या है, किस तरह की लिटरेचर लिखा जा रहा था, पोइट्री में क्या चेंजेस थे, नॉवेल्स इस वक्त में लिखी जाने लग गई थी तो उनका क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन विक्टोरियन एज हमारी होगी 1837 से लेकर 1901 तक। क्वीन विक्टोरिया का जो रेन है लॉन्गेस्ट रेन माना जाता है इंग्लैंड का, ठीक है। उनके टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स थे, मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है इसमें, टेनिसन, ब्राउनिंग, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय ब्राउनिंग। देन प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड इसके अंडर ही आता है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। डेकेडेंट एज होती है कि जो एंड का 19th सेंचुरी का था ना, तो ऑस्कर वाइल्ड उसमें लिख रहे थे उस वक्त थी कि सोसाइटी कॉमेडीज़ लिखी जा रही थी, तो वो सारी जो चीज़ें वो हमें इसमें पढ़नी है। तो मॉडर्न एज फिर हमारा जो 20th सेंचुरी का है, एलियट, W.B. येट्स, एजरा पाउंड और अलग अलग कंट्री के डिफरेंट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो कि हमने इसमें कवर करने हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हमें पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का मॉडर्न टाइम्स तक में जो भी डेवलपमेंट हुआ है लिटरेचर में वो हम सारा इसमें कवर करेंगे। ऑल राइट। फिर हमारा जो पार्ट बी है दैट इज़ यूनिट 2, इसमें स्पेसिफिकली जो फोकस करा है ना आरपीएससी ने वो किया है अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंग्लिश लिटरेचर और एक होता है लिटरेचर इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर होता है जो इंग्लैंड में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, और लिटरेचर इन इंग्लिश होता है कि जो लिटरेचर दूसरी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो यूनिट 1 में तो हमने इंग्लैंड में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वो सारा पढ़ना है। यूनिट बी में इंग्लैंड के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है ना वो हमें सारा इसमें कवर करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें अमेरिकन लिटरेचर पे करना है कि अमेरिका में, देखो अमेरिका भी इंग्लैंड की ही कॉलोनी थी एक टाइम पे, फिर उसने फ्रीडम मिला, ठीक है, फ्रीडम मिला उसको, देन वो अपनी एक इंडिविजुअल कंट्री की तरह डेवलप हुई। तो अमेरिका में इंग्लिश लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, क्या उसमें ट्रेंड्स थे, अब टुडे क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, क्या उसका इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पे, ठीक है, वो सारा इसमें पढ़ना है हमें। एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन कौन लोग हैं, क्या ये कम्युनिटी है, क्या इनके हम कह सकते हैं ना कि क्या इसका इन्फ्लुएंस है, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने किया, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके चेंजेस थे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एफ्रो अमेरिकन और अमेरिकन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आप देखोगे, जब आप लेक्चर सीरीज़ देखोगे हमारी ऑनलाइन हमारे ऐप पे, तो उसमें आप देखोगे कि मैंने पूरा एक कंप्लीट फोकस किया है। पहले हम 1-2 लेक्चर्स में सिर्फ हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ेंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली अमेरिकन हिस्ट्री क्या है, इंग्लिश जो है अमेरिका में एज अ लैंग्वेज आई कहाँ से, क्या उसका डेवलपमेंट का स्टाइल था, कैसे कैसे वो डेवलप हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसमें एफ्रो अमेरिकन कौन लोग थे, कहाँ से आए, देखो इनिशियली वो लोग थे स्लेव्स जिनको ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती फोर्स करके लाया गया था अफ्रीका से अमेरिका में, फिर वो एज अ स्लेव थे, फिर उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपना एज अ सिटीज़न उन्होंने एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न के तौर पर अपना स्टेटस अर्न किया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर हमारा हो जाएगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर अफ्रीका में डेवलप हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले थोड़ी सी ब्रीफ अफ्रीकन हिस्ट्री पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस करी है उसमें डिटेल में, कि अफ्रीका वाज अ कॉलोनी, फिर कॉलोनाइजेशन से कैसे उसको फ्रीडम मिली, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा। फिर अब चूँकि प्रेजेंट टाइम में आरपीएससी का जो पेपर है, प्रीवियस पेपर वाली वीडियो में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पैटर्न है ये क्वेश्चन पूछने का कि अफ्रीका में कैसे था, अफ्रीकन लिटरेचर जैसे चिनुआ अचेबे का वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चिंगमांदे एडिचे है उनका वर्क है, तो ये जो सारे राइटर्स हैं इनके वर्क्स हैं। एफ्रो अमेरिकन में टॉनी मॉरिसन हो गए हमारे, उनके सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, बिलावेड, ये कुछ वर्क्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एफ्रो अमेरिकन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन कल्चर, ये सारा हमें कवर करना है। ऑल राइट। न्यू लिटरेचर, कैरिबियन, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, कनाडा में जो हो रहा है, कैरिबियन आइलैंड में जो हो रहा है, तो ये सारे जहाँ पे इन सब कंट्रीज़ में, तो इसके लिए आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए उनकी हिस्ट्री का, और फिर उसके अंदर जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कुछ वर्क्स हैं जिसमें आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली पार्ट 1 में हम इंग्लैंड का लिटरेचर कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम ओवरऑल वर्ल्ड लिटरेचर कवर करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग कंट्रीज़ में जो वर्क्स हो रहे हैं उनको हम कवर करेंगे पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट सी जो हमारा आ जाएगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि इंडिया में लिटरेचर का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कैसे इंडिया लिटरेचर हैज़ डेवलप्ड।
कि इंग्लैंड इंडिया में कैसे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कॉलोनी थी इंडिया एक, उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद तो हमारा कॉलोनियल लिटरेचर जो हमारे 1947 से पहले किस तरह का था, पोस्ट कॉलोनियल कि 1947 के बाद किस तरह का इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस होने लगा। दलित लिटरेचर जो है ये अलग एक सेपरेट सब्जेक्ट है कि जो कम्युनिटी है दलित्स की, ठीक है, जिनको हम शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, जो कि बहुत गलत टर्म है जिसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इन लोगों का जो लिटरेचर, क्योंकि अब क्यों लोग, हर किसी का लिटरेचर अलग अलग होता है, इसलिए होता है क्योंकि किसी का भी लिटरेचर जो है ना वो सोसाइटी का एक आईना होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो सोसाइटी का जो मिरर है उस तरह का ही हमें लिटरेचर, हम वही हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है। तो जो भी कम्युनिटी है उनका सोसाइटी में रोल, कंट्रीब्यूशन, उनके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, तो इसलिए हर कम्युनिटी का लिटरेचर भी अलग होता है। जो लिटरेचर अपर कास्ट सोसाइटीज़ जो थी इंडिया की वो लिख रही थी, सेम लिटरेचर दलित्स नहीं लिख रहे थे, क्योंकि दलित्स का स्ट्रगल अलग रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग रही हैं, उन्होंने अलग तरीके से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं और स्ट्रगल किया है अपनी इक्वालिटी के लिए। तो वो चीज़ें उनके थीम्स, उनके वर्क में रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये एक बहुत आज मेजर थीम की तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ वन टॉपिक दैट वी नीड टू कवर। और फिर हमारा डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है, लेकिन दैट पर्सन इज लिविंग समवेयर आउटसाइड, ठीक है, मतलब अपनी नेटिव कंट्री में नहीं रह के किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, उनका जो लिटरेचर होता है वो डायस्पोरिक लिटरेचर होता है। अब डायस्पोरा दो तरह के होते हैं, एक होता है फोर्स्ड डायस्पोरा, एक होता है वॉलंटरी डायस्पोरा। फोर्स्ड डायस्पोरा क्या होता है? फोर्स्ड डायस्पोरा इज़ व्हेन आपको ज़बरदस्ती किसी दूसरी कंट्री में रहना पड़ रहा है, मे बी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है, कि मे बी आपका जो जिस आइडेंटिटी को आप बिलोंग करते हो, मे बी आपका रिलीजन, आपकी लैंग्वेज, आपकी एथनिसिटी, रेस, उसके लिए सिचुएशंस अच्छी नहीं है कंट्री में, तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ रहना पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपको एग्जाइल दे दिया है, आपको निकाल दिया गया है कंट्री से, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो फोर्स्ड डायस्पोरा की वजह से दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उनकी थीम्स अलग होती हैं। कुछ होते हैं वॉलंटरी डायस्पोरा की, लोग अपनी मर्जी से अपनी होमलैंड को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से, फैमिली के रीज़न से, किसी भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो थीम्स जो है वो दोनों की अलग अलग होंगी। अब जाहिर बात है फोर्स्ड डायस्पोरा जिनका होगा तो वो उसी तरह की चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि कैसे उन्हें नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें। जो वॉलंटरी डायस्पोरा होता है उसकी ज़्यादातर थीम्स होती हैं लॉन्गिंगनेस, नॉस्टैल्जिया अबाउट द कंट्री और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डायस्पोरा में जब हम पढ़ेंगे तो फोर्स्ड और ये पढ़ेंगे। डायस्पोरा के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है, झुम्पा लाहिड़ी जिनका वर्क है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, देन द नेम सेक, देन रोहिंटन मिस्त्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायस्पोरिक राइटर हु हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड उनका वर्क है फाइन बैलेंस विच इज़ अ मास्टरपीस। देन वी हैव हिज वर्क सच अ लॉन्ग जर्नी, टेल्स फ्रॉम फिरोज शाहबाग, ये कलेक्शन है 11 शॉर्ट स्टोरीज़ का। ये सारे वर्क्स जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं डायस्पोरिक राइटर में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक ब्रीफ समरी दिया कि इस पेपर 2 में जो है 3 हमारी यूनिट्स हैं पेपर 2 की, और तीनों यूनिट्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, तो अभी आपको एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है, इन सारे यूनिट्स का। अब जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका हमारे पास एक पैटर्न है कि हम हर एज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी एज होती है वो पिरामिड फॉर्म में चलती है, मतलब उसका एक इनिशिएशन टाइम होता है, जर्मिनेशन टाइम होता है, मतलब कि वो जो ट्रेंड्स हैं, जो भी फैशंस हैं, वो इस टाइम पे डेवलप हो रहे होते हैं। फिर वो अपने पीक पे पहुंचती है। पीक क्या होता है कि अपनी हाइट पे पहुंच गई, कि अब पूरी कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है, फ्लावर हो चुकी है। फिर उसका एक डिग्रेडेशन हो जाता है, डाउनवर्ड फॉल हो जाता है। ये जो हमारा पैटर्न है ये हम फॉलो करेंगे जब हम पढ़ेंगे रेनेसा, एलिजाबेथन, जैकोबिन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम इस तरह पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें इस तरह देखेंगे कि एज में कौन से ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से बिल्कुल ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और कौन से का एंडिंग हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अलग अलग जॉनर्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल से रोमांटिक है, अब रोमांटिक एज में पोइट्री में क्या डेवलपमेंट था, ड्रामा में क्या डेवलपमेंट था, नॉवेल्स में क्या डेवलपमेंट था, वो हमें पढ़ना है। हर एज में कोई एक जॉनर होता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलिजाबेथन टाइम्स देखो तो इस टाइम पे ड्रामा और पोइट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। जैकोबिन, न्यू क्लासिकल वगैरह का टाइम देखो तो इस टाइम पे सटायर बहुत डोमिनेंट था, मतलब इस तरह के इस जॉनर में सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे लोग। सटायर हो गया हमारा, पॉलिटिकल जो हमारी राइटिंग्स थी वो थी, नॉन फिक्शन वर्क थे, ऐसे इस टाइम में बहुत लिखे जा रहे थे। एडिसन स्टील उनका स्पेक्टेटर था, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही थी इस टाइम पे। रोमांटिक टाइम पे देखोगे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी पोइट्री, ठीक है, पोइट्री लिखी जा रही थी। विक्टोरियन टाइम्स पे डोमिनेंट थी नॉवेल्स, ठीक है, और मॉडर्न टाइम्स में नॉवेल्स भी, ठीक है, डोमिनेंट थी। तो ये कैसे अलग अलग जॉनर डोमिनेंट है, क्यों एक पर्टिकुलर जॉनर डोमिनेंट है दूसरा नहीं है, और कैसे उसमें ट्रेंड्स हो रहे हैं। फिर हर जॉनर के अलग अलग राइटर्स होते हैं कि इस एज में पोइट्री के कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इस
एज में ड्रामा में कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट है, नॉवेलिस्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर उन ड्रामेटिस्ट और जो नॉवेलिस्ट है उनके पर्टिकुलर वर्क्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना भी एडवाइसेबल नहीं होता, क्योंकि नॉट एक तो पॉसिबल नहीं, दूसरा पास टाइम कम होता है एग्जाम प्रिपरेशन का। तो अगर हम सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट चीज़ें पढ़ें कि जो एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो जब हम इसमें कवर करेंगे तो ये जब आपको यूनिट हो जाएगी ना, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि लिटरेचर कहाँ से आया इंग्लैंड में, कैसे कैसे उसमें अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए और अभी वो कहाँ पे है, क्या अभी उसकी कंडीशन है। तो पूरा आपका वो कवर हो जाएगा इस यूनिट में, ठीक है। तो दैट इज़ यूनिट 1। यूनिट 2 में आपकी ओवरऑल जो वर्ल्ड है, जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ कि 2 मेथड होते हैं लिटरेचर पढ़ने के, एक होता है वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है कि हम एज वाइज पढ़ते हैं अलग अलग, हॉरिजॉन्टल होता है हम अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे कैसे लिटरेचर में डेवलपमेंट हो रहा है वो पढ़ें। तो यूनिट 1 जो है वो हमारा वर्टिकल मेथड ऑफ स्टडिंग है, यूनिट 2 जो हमारा है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ स्टडिंग, कि अलग अलग कंट्रीज में कैसे लिटरेचर डेवलप हुआ, अमेरिका में किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर आ रहा है, अमेरिका के अंदर एफ्रो अमेरिकन कैसे डेवलप हो रहे हैं। अब जब एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका एज आता है हार्लेम रेनेसा का, जिस पे मैंने एक पूरा कंप्लीट डिटेल्ड अलग से लेक्चर सीरीज़ बनाई है, ठीक है, जिसमें हार्लेम रेनेसा, क्योंकि हार्लेम रेनेसा बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर का। तो उसके अंदर जैज़ म्यूज़िक का क्या इम्पैक्ट था, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, ब्लैक प्रोग्रेसिव मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स चल रहे थे 1930s के अराउंड का टाइम पे, ठीक है। तो हार्लेम रेनेसा इसमें हमें कवर करना है, राइटर्स हमें कवर करने हैं बहुत सारे, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग वो जो जैज़ म्यूजिशियन ऑल्सो, एज वेल एज उनको हम उनकी पोइट्री भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्क्स हैं वो इसमें कवर होंगे। देन एफ्रो अमेरिकन के बाद अफ्रीकन लिटरेचर में भी अलग अलग राइटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हमने कवर करना है, लाइक फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ द किंग, देन मेनी वर्क्स आर देयर, ओके, सो दैट विल बी कवर्ड। और साइड बाय साइड आपको हिस्ट्री तो करनी ही है, ठीक है, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिमेंट्स तो हमें करने ही है साइड बाय साइड। देन अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, न्यू लिटरेचर्स में कैरेबियन, इंग्लैंड, तो यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी सारे अलग अलग कंट्रीज में लिटरेचर है ना उनको हमें कवर करना है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया के लिए हमने सेपरेट एक यूनिट डेडिकेट किया, दैट इज यूनिट नंबर 3। तो उसके अंदर फिर हमारा ये सारा डेवलप हो जाएगा। अब जैसे अमेरिकन लिटरेचर है, तो अमेरिका में हमने क्या किया है अपनी सीरीज में कि अलग अलग सेंचुरीज में डिवाइड कर दिया, कि पहले अमेरिका एक कॉलोनी थी, उस टाइम वहाँ पे किस तरह का लिटरेचर डेवलप हो रहा था। तो उस टाइम जैसे प्योरिटन लिटरेचर था जो रिलीजियस था इन टोन, ठीक है, प्योरिटन जो माइग्रेट होकर आए थे इंग्लैंड से अमेरिका में, वो बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजन फॉलो करते थे, मॉरल तरीके से लाइफ जीना प्रेफर करते थे, उनके अकॉर्डिंग लाइफ में हार्डवर्क और डिसिप्लिन से हमें लाइफ जीनी चाहिए। तो उनका लिटरेचर उस तरीके से है जो है, उसमें नैथानियल हॉथॉर्न का वर्क हो गया, स्कारलेट लेटर हो गया, बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सैलम विच ट्रायल्स हो गया हमारा, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर हो गई जिसके एंड में अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, अमेरिकन सिविल वॉर हो गई जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हुई थी रेसिज्म को लेके, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका वन द वॉर एंड उसके बाद रेसिज्म बैन हो गया था, सॉरी हाँ, स्लेवरी बैन हो गई थी अमेरिका में और अब्राहम लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे ये हुआ था, ठीक है, स्लेवरी बैन हो गए थे, जिम क्रो लॉज जो थे वो अप्लाई हो गए थे उसके बाद, लेकिन उससे क्या हुआ, रेसिज्म जो साउथ में बैन कर दिया था स्लेवरी, वो थोड़े बहुत वापस उसके लॉज हो गए थे। फिर 20th सेंचुरी में दोबारा उन्होंने स्ट्रगल किया। वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर 1 क्या थी, वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी उसका, क्योंकि बहुत डीप इन्फ्लुएंस है हमारे 20th सेंचुरी के सारे लिटरेचर पे भी, और जो पेपर 1 का हमारा सिलेबस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, उसमें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। स्पेशली लिटरेरी थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही ज़्यादा तो उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सारे लिटरेचर हमने डिस्कस करने इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अमेरिकन लिटरेचर में जैसे मैंने ऐसे डिवाइड किया कि 17th सेंचुरी में पोइट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, ड्रामा में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, नॉवेल्स अगर लिखी जा रही थी या नहीं लिखी जा रही थी, वो सारा हमने डिस्कस किया है। कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कई बार वर्क्स के कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ऐसे 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अलग अलग हमने डिविजन किया है और फिर उसमें अलग अलग राइटर्स को हमने पढ़ा है, ठीक है। ये सारा हमने इसमें कवर किया, एफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन, न्यू लिटरेचर। सो इस तरह से हमने सारी अलग अलग एजेस में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, अलग अलग जॉनर्स में क्या डेवलपमेंट थे, वो सारा इसमें हमें कवर करना है यूनिट 2 में, ठीक है। पार्ट सी में फिर हमारा वही इंडियन में आ जाएगा। तो इंडिया की हमें पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे एक बहुत डिबेट थी ऑक्सीडेंटल और एंग्लिकन व्यू पॉइंट्स की, तो इंग्लिश को कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब देखो बहुत एक कॉमन फिनोमेना है कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज थी इंडियंस की, लेकिन आज अगर हम देखें प्रेजेंट सिनेरियो में
प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखें तो इंग्लिश एक मेजर लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है, मतलब कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारी तो इंग्लिश ही है। तो कैसे ये हुआ कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज से आकर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, हाउ डिड इट हैपन? तो वो हमें इसमें पढ़ना है। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि इंग्लिश आई कहाँ से, कैसे इंग्लिश डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश का, देन कैसे फर्स्ट जो है नॉवल कौन थी जो किसी इंडियन ने लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, राजमोहन स्वाइफ नाम से थी, ठीक है, ये नॉवल है। बंकिम चंद्र नाम से राइटर थे, इनिशियल बंगाली राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। राजा राम मोहन रॉय का क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। देन जब हम 20th सेंचुरी में आएंगे तो आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ठीक है, इन सब राइटर्स के वर्क्स हैं। आर के नारायण के वर्क्स हैं, मालगुडी डेज हो गया उनका, ठीक है, उसके अंदर हमारा स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द गाइड है, हमारा वेंडर ऑफ स्वीट्स हैं। इन सब वर्क्स पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है क्योंकि ये सारे वर्क से क्वेश्चन आंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। देन कमला मार्कंड्या है, कमला दास है 20th से, ठीक है। तो ये सारे राइटर्स के वर्क्स हैं जो हमें इंडियन लिटरेचर में पढ़ने हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के वर्क्स भी हम कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हिंद स्वराज उनकी बुक थी, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडियन उसमें कवर करनी है। पोस्ट कॉलोनियल में फिर हमारा वही आ जाएगा 1947 के बाद। तो 1947 के बाद किन राइटर्स का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। देन उसके बाद हमारी जैसे सलमान रश्दी हैं, उन्हें बुकर प्राइज़ मिला, तो उसके बाद से जब 1982 में उन्हें बुकर प्राइज़ मिला, उसके बाद से इंडियन लिटरेचर इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा, काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेने लगे इंडियन लिटरेचर में। तो उसके बाद काफ़ी एक अच्छा कह सकते हैं हम डेवलपिंग पीरियड रहा है इंडिया के लिए। अरुंधति रॉय वन द बुकर प्राइज़ फॉर हर वर्क गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में, ठीक है। वी एस नायपॉल, वो इंडियन नहीं है, ही इज़ कंसिडर्ड एज डायस्पोरिक राइटर, त्रिनिदाद में रहते हैं वो, ठीक है। तो ये सारे राइटर्स हैं, उनका वर्क है हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इट ऑल्सो वन द अवार्ड। तो ये सारे अलग अलग राइटर्स का वर्क जो है अलग अलग किस तरह से उन्होंने लिखा है, तो उसको हमने इंडियन में जब हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल, उसी फिर दलित लिटरेचर हम पढ़ेंगे तो दलित्स का क्या स्ट्रगल रहा है। दलित पैंथर सोसाइटी जो थी वो बनी थी इंडिया में 20th सेंचुरी में, उसने क्या इन्फ्लुएंस किया लिटरेचर पे, स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है, ठीक है। डायस्पोरिक लिटरेचर में वही चीज़ें आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट झुम्पा लाहिड़ी का वर्क इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। नेम से उनकी नॉवल हो गई। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो यू नो हु बिलोंग टू इंडिया बट दे आर लिविंग आउटसाइड, लेकिन स्टिल जब वो अपने वर्क लिखते हैं, लिटरेचर जो उनका प्रोडक्शन है, लिटरेरी प्रोडक्शन, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया का रेफरेंस होता है। इंडियन कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी होती है, इंडियन लोगों के बारे में, इंडियन जगहों के बारे में स्टोरी है। काफ़ी सारे साउथ इंडियन राइटर्स हैं यू नो हु आर राइटिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर स्टडीड अंडर डायस्पोरिक लिटरेचर। सो व्हेन विल बी जो डिटेल में आपको समझ आएगा जब हम वो कवर करेंगे हम इन आर लेक्चर सीरीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 2। अनदर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज दैट मैंने फर्स्ट अपनी पहली वाली वीडियो में भी कहा था, इसमें भी आई एम अगेन रिपीटिंग कि जब आप स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है, पहले पेपर 2 स्टार्ट करना, फिर पेपर 1 पे जाना। क्योंकि अभी आप, ठीक है, पेपर 1 के यूनिट 1 आप स्टार्ट कर सकते हो, यूनिट 2 और 3 की बात कर रही हूँ। पेपर 2 स्टार्ट करोगे ना, तो देखो अभी जैसे मैंने आपको डिस्कशन किया, तो जब पेपर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगी हमारी प्रिपरेशन, तो हमें पूरा बेसिक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि लिटरेचर में आखिर आता क्या क्या है, इंग्लैंड में कैसे इंग्लिश लिटरेचर डेवलप हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे हुआ, इंडिया में क्या सिनेरियो है इंग्लिश लिटरेचर का। जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी ना, तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी क्या है। तो इसीलिए डायरेक्ट पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट मत करना। यूनिट 2 और 3 में, यूनिट 1 कर सकते हो, वो अलग है, लैंग्वेज है, ग्रामर है, वो आप कर सकते हो, लेकिन यूनिट 2 और 3 जो है वो बाद में करना, पहले ये 3 यूनिट करना। जब ये 3 यूनिट कर लोगे तो आपका बेस बन जाएगा, एक फाउंडेशन वर्क बन जाएगा। और जो वो सेकेंड और थर्ड यूनिट है पेपर 1 की, वो एडवांस लेवल यूनिट्स हैं, वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप करोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे, और हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट विद पेपर 2, ये तीनों यूनिट्स कवर करो, इसमें अच्छे से फेमिलियर हो जाओ आप, ठीक है। आई से द सेम टू ऑल माई स्टूडेंट्स, फर्स्ट हैव फाउंडेशन बिल्ट फॉर योर सब्जेक्ट, फर्स्ट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्किल्स एंड थ्योरीज दैट आर नीडेड। उसके बाद यू नो वी गो ऑन टू द एडवांस लेवल सब्जेक्ट्स। तो ये 3 यूनिट्स कवर करके आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल पे पूरा एक सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर आप जब लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म करोगे तो फिर वो आपको बहुत इजी लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं मुझसे, वो उनका यही होता है कि लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म बहुत टफ है, समझ नहीं आता कैसे प्रिपेयर करें, समझ में नहीं आता, टफ है, हार्ड है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बिना फाउंडेशन अपनी डेवलप करे सीधे उस पर जंप कर लेते हो। अगर आपकी फाउंडेशन सही से डेवलप्ड होगी तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर मेथड है स्टडी करने का। आप ऐसा नहीं कि आपको
नंबर्स तो आते नहीं और आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सम्स करने लग जाओ, अगर ऐसा करते तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता ना वो, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पहले अब आरपीएससी ने सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 करके दिया है, थोड़ा सा उल्टा है ये मेरे अकॉर्डिंग, पेपर 2 का जो सिलेबस है वो पेपर 1 में होना चाहिए था एंड वाइस वर्सा, बट डजंट मैटर, दिस इज़ व्हाट आई एम हेयर फॉर यू टू हेल्प, ठीक है। तो पेपर 2 करो, तीनों यूनिट्स में अच्छे से फेमिलियर हो, वीडियोस देखो, आप नोट्स बनाओ उसके, हमारे लाइव लेक्चर्स जो होते हैं उसमें आप डाउट सेशंस होते हैं हमारे, यू कैन कम विद योर डाउट सेशन, हमारे मॉक टेस्ट होंगे, आप मॉक टेस्ट करो, तो जब आपको एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ पेपर 2 में आई एम फेमिलियर, अब मैं इसको अटैम्प्ट कर सकता हूँ, फिर आप पेपर 1 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। पेपर 1 के यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है, जिसका कि मैंने डिटेल डिस्कशन आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा सिलेबस डिस्कशन, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, सिलेबस एनालिसिस हमारा क्या रहना चाहिए, सारा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में जो है हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स, जो 2016 में आरपीएससी का पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर है उनको मैं डीप में एनालिसिस करूँगी। तो जब आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस कर लेते हो तो देखो फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस एनालिसिस, वो हमने कर लिया, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए क्वेश्चन प्रीवियस पेपर एनालिसिस, फिर थर्ड स्टेप होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप डन, नाउ सेकंड स्टेप विल बी प्रीवियस पेपर एनालिसिस। प्रीवियस पेपर एनालिसिस जब हम करेंगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक में से कितना इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहा है, कितना किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको सिलेबस और बेटर समझ आएगा जब हम प्रीवियस पेपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। So in the next lecture we will be discussing about paper 1, paper 1 के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे and then later on about paper 2, and this way we'll cover our preparation strategy for RPSC college lecturer exam. So I hope this lecture was helpful for you. If you have any doubts, kindly you can post them in your comments or you can mail us at our email ID. We are happy to help you. We organize live lectures regularly, we organize mock tests regularly for your exam preparation. So come join us on our app, you can download it from Play Store and you can connect with us there. There you will find more demo lectures so you can go through them, and I hope it helps you in your preparation. Thank you.